Assalamualaikum. My name is Isha Tariq, and today we'll be discussing about convolutional neural network. The structure of our today's class will be like this कि हम लोग पहले देखेंगे कि कैसे convolutional neural network हमारे ह्यूमन ब्रेन से कनेक्टेड है और कैसे हमें कैसे they are inspired from our brains and और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं कन्वोल्यूटिव न्यूरल नेटवर्क और क्या उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो अगर आपने कोई भी कहीं भी आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है तो बेसिक क्या स्ट्रक्चर होगा और उसको एडिशनल कंडीशंस के साथ आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। और देन हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को डिटेक्ट किया जाता है और कैसे कलरफुल इमेजेस को डिटेक्ट किया जाता है। और एट द एंड हम उसकी उसकी एप्लीकेशन देखेंगे और उसको बाय द एग्जांपल हम लोग थ्रू कोड हम उसको देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कन्वोल्यूटिव न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। ये एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली इमेज की डिटेक्शन के लिए और उसकी प्रोसेसिंग के लिए और हमारे पास जो इमेज रिकॉग्निशन से रिलेटेड टास्क हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, सर मुशाहिद, अगर आप आपने डिलिबरेटली माइक ऑन किया then you can ask the question, otherwise you can mute the mic. ओके, सो यस, सो ये हमारे पास हो गया सीएनएन का बेसिक इंट्रोडक्शन। ये एक डीप लर्निंग एल्गोरिथम है। ओके, सो इट्स अ टाइप ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्टली। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई इमेज देखते हैं तो ह्यूमन ब्रेन उसको किस तरह से डिटेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग कोई इमेज देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है जो कि एक एनिमल है, ग्वाला, उसकी इमेज है। अब जब इस इमेज को देखते हैं तो अगर हमने पास्ट में इससे रिलेटेड कोई इमेज देखी होती है तो हम अपने ब्रेन में उस मेमोरी बैंक तक विजिट करते हैं। और वो किस तरह से होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में वो कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मैप करते हैं और वो उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं कि ये ओवरऑल तो ये होता है कि आपके ब्रेन में जो इमेजेस हैं, जो आपने आपके ब्रेन में जो आपके पास्ट में आपने कुछ देखा है इससे रिलेटेड, तो वो आपको रिकॉल हो जाता है। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। आप पहले आपका ब्रेन तक वो इनपुट जाती है कि मैंने ये आपने आपके आई से इनपुट जाएगी आपके ब्रेन तक और आपने जो है वो पहले आपके आई से ब्रेन तक इनपुट गई और ब्रेन में कुछ हमारे पास न्यूरॉन्स हो गए जिन्होंने पूरा मैप बनाया हुआ है। तो उस मैप से हमारे पास सारा वो मैप होगा स्ट्रक्चर और एक आउटपुट के न्यूरॉन्स आएंगे और हमारी आउटपुट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को बता रहे हैं कि ये कौन सा एनिमल है तो हमारे टंग से वो आउटपुट होगी। तो ये इस सारों में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन का पार्ट होते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को ट्रांसफर कर सके। इसी से इंस्पायर्ड होकर न्यूरल नेटवर्क्स बने और न्यूरल नेटवर्क्स का नेक्स्ट पार्ट है जो कि और इसको हमने नैरो डाउन कर दिया सिर्फ इमेज रिकॉग्निशन के लिए, वो है कन्वोल्यूटिव न्यूरल नेटवर्क। अब कॉन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, अब इसका इंटरनल हम देखते हैं। इंटरनली जो ये ब्रेन का पार्ट है, जो ब्रेन के अंदर हो रहा है, अब हम उसको देखते हैं इंटर। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही हमने इसको डिटेक्ट किया तो हमारे पास ये हुआ कि हमने yes, let me just go- okay. तो ब्रेन में हमारे पास क्या हुआ कि हमने कोई भी इमेज देखा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एरोप्लेन है या कोई एनिमल है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो न्यूरॉन्स है स्पेसिफिक न्यूरॉन्स स्पेसिफिक चीजों को डिटेक्ट करने के लिए बने। जैसे कि हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है आईज की, ठीक है, कोआलास की आईज की, नोज इस तरह से होता है। और जो बाकी उसकी हमारे पास पार्ट्स है उसके हर पार्ट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होते हैं जो उसको स्टोर करते हैं। इसी तरह से कन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क में भी हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स हम आर्टिफिशियली हमने न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं उसके अंदर और वो डिफरेंट न्यूरॉन्स डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको स्टोर करते हैं और वो रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन। इस तरह से ये इंटरनली जो कन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क है उसका ये वर्क होता है और यही फ्रेमवर्क हमारे पास ब्रेन में भी होता है कि जो स्पेसिफिक न्यूरॉन है वो स्पेसिफिक चीजों को डिटेक्ट करेंगे और क्या होगा। अब देखिए स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन है उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, एट द एंड कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे, वो कंबाइनिंग न्यूरॉन्स है। ठीक है, इसके इससे रिलेटेड हमारे पास हमने आर्टिफिशियली फंक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, कंबाइनिंग न्यूरॉन्स है वो सारी इंफॉर्मेशन जो पार्ट्स को हमने बाय पार्ट इमेज को डिटेक्ट किया उसको सारों को कंबाइन करेंगे और देन हमें एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये ओवरऑल ये इमेज बन रहा है और ये हमारे पास हमारा पर्टिकुलर आउटपुट हो सकता है। जो हम लोग आउटपुट आउटपुट के लिए भी फिर न्यूरॉन्स होते हैं, आउटपुट के लिए डिफरेंट न्यूरॉन्स है और इनपुट के लिए डिफरेंट न्यूरॉन्स है। बट
जनरली हमारे पास इस तरह से वर्क होता है। ग्रेट। अब इसको इससे इंस्पायर्ड होकर कन्वोल्यूटेड न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें हमारे पास हर पार्ट के लिए एक न्यूरॉन है। अब यहाँ हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि हर पार्ट पे हम लोग एक फिल्टर अप्लाई करते हैं न्यूरॉन के साथ, जो कि हमारे पास उसको डिटेक्ट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास फुल इमेज है, मुझे शो यू फ्रॉम हियर। ओके। तो ये आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास हर हमारे पास पार्ट के लिए स्पेसिफिकली हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब ये हमारे पास फुल इमेज है, और इसके आईज के लिए हमारे पास स्पेसिफिक हम लोग फिल्टर लगाएंगे। आई डिटेक्टर होगा वो, ठीक है, आई डिटेक्टर हमारे फिल्टर का नाम होगा। वो हम डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे। देन नोज डिटेक्टर नोज को डिटेक्ट करेगा। क्योंकि हम वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज अब ये एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज से हमने और भी इमेजेस फाइंड करनी है। मे बी इमेज जो है ऑगमेंटेड हो। ऑगमेंटेड का क्या मतलब होता है कि इमेज ट्विस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ नजर आ रहा है, मे बी उसकी हम डिफरेंट एंगल से लाइक इमेज लें, तो उसकी आईज यहाँ हो और वो ट्विस्टेड हो, उसका नोज यहाँ है और उसकी लिप्स यहाँ है, तो मतलब इस तरह की इमेज हो। देन भी हमने उसको डिटेक्ट करना है, इसलिए हम उसको डिफरेंटली हर पार्ट को करें, ताकि हमारा जो है वो ओवरऑल जो हम अपना पूरा न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं या मॉडल बना रहे हैं वो एफिशिएंट हो। अच्छा, अब आईज के डिटेक्टर के लिए हमने डिफरेंट फिल्टर लगा दिया। नोज के लिए अलग फिल्टर है, ईयर्स के लिए अलग, एंड देन हैंड्स के लिए डिफरेंट है, और लेग्स के लिए डिफरेंट है। इस तरह से सारे फिल्टर्स हम लगा के उसे डिटेक्ट करेंगे, और एट द एंड हम उसको कंबाइनिंग फंक्शन लगाएंगे, और सारे जो हमने डिटेक्ट किया उसको हम लोग कंबाइन करके एक ओवरऑल इमेज बना देंगे। ओके। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग कि हमारी तरह जैसे हम लोग तो इमेज को डिटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे ब्रेन में कोई इस तरह का मल्टीप्लीकेशन या इस तरह का कैलकुलेशन या मैथमेटिकल फॉर्म्स में हम लोग नहीं हो रहा होता। वो दैट इज थ्रू न्यूरॉन्स, एंड दैट इज थ्रू perception, हाउ वी कैन perceive different things. बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के केस में वो इस तरह से परसीव नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अप्लाई करनी होती है। और हर इमेज, जैसे कि अब ये इमेज है, अब इमेज में हम लोग फॉर जी। एग्जाम्पल पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सारा अपना जो हमारी ग्रिड है, हमने एक ग्रिड लगाएंगे और सारी ग्रिड को जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर हम जीरो से ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं, तो पहले जीरो से हमने इसको स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। और या फिर हम लोग इसको डिफरेंट कोई भी हमने सारी जो डेटा उसको एक सेम नंबर दे दिया। अब हम लोग डिटेक्ट करेंगे जहां जो है वो नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आरजीबी फिल्टर, जहां नंबर डिफरेंट आएगा वो हमारे पास हमारी वहां कुछ हमारे पास डिटेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास इस तरह से यहाँ वन एंड वन डिटेक्ट हुआ, दैट्स मीन दिस इज लाइक दीज आर द आईज। ये स्पेसिफिक फंक्शन हमने इसमें आईज डिटेक्ट कर लिया, और इस तरह का पैटर्न अगर हमें किसी और इमेज में मिलेगा तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे कि ये आईज है, और इसको लाइक ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से नोज है, तो उस पहले हमारी सारी ग्रेड होती है उसमें सारे नंबर्स, क्योंकि कंप्यूटर से नंबर्स डिटेक्ट करता है। अगर वो अगर हमारे पास ये ग्रे स्केल इमेज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास रील्स होती है, तो हम लोग कहते हैं आइदर वो ब्लैक की साइड पे होगा या फिर वो व्हाइट की साइड पे होगा, जिसे हम ग्रे स्केल इमेज कहते हैं। तो हमारे पास टू फॉर्म्स ऑफ आउटपुट्स हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे पास कलरफुल इमेज होती है उसमें होता है आरजीबी, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इससे मिलकर सारे कलर्स बनते हैं। तो कलरफुल इमेजेस सारी जो है वो इससे मिलकर बनती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हमारे पास रेड है, तो उसमें फुल रेड है तो उसकी रेड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और देन ग्रीन की वैल्यू हमारे पास कम होगी, एंड ब्लू की वैल्यू कम होगी उससे। तो इस तरह से हमारे पास सारी इमेजेस हमारे पास बन रही होती है, और हम लोग इसको बाय कंप्यूटर किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। पहले एक इमेज के ऊपर आर का फिल्टर, रेड का फिल्टर जाता है, और वो डिटेक्ट करता है कि रेड की कितनी वैल्यू है। तो वो उसने स्टोर कर लिया अपने एरे में, या फिर वो ग्रिड है उसमें हमने रेड की वैल्यू स्टोर कर ली। देन उसके बाद हमारे पास ग्रीन की वैल्यू स्पेसिफिक पॉइंट पर पिक्सल्स, क्योंकि हम पिक्सल्स डिटेक्ट कर रहे हैं, उस पिक्सल पर ग्रीन की क्या वैल्यू है। फिर नेक्स्ट उसी सेम पिक्सल पे ब्लू की क्या वैल्यू है। इस तरह से हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके पास उसके ऊपर फंक्शंस लगाते हैं, ताकि हम लोग उसको ओवरऑल, ये मॉडल होता है, अभी हम मॉडल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ओवरऑल हम मॉडल लगाते हैं और फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ग्रे स्केल इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को किस तरह से होता है, और आरजीबी मतलब कि कलरफुल इमेज को किस तरह से हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म्स और कैलकुलेशंस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल कि किस तरह से हमारे पास ये ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड है, और हम लोग किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इसमें होता क्या है।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और हम लोग पहले देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देन हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, सो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सीएनएन मॉडल को बनाने के लिए, वो होता है कि हमने उसमें सबसे पहले मॉडल की आपने सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज यूज की। अब दो तरह की लाइब्रेरीज हम इसमें यूज करते हैं। एक होती है टेंसर फ्लो, ठीक है, और एक होती है हमारे पास पाइटॉर्च। टेंसर फ्लो थोड़ी सी बिगनर फ्रेंडली है, तो आप पहले टेंसर फ्लो सीखेंगे, उसके बाद जब आपको ये आ गया देन यू कैन गो फॉर पाइटॉर्च। तो आज हम लोग टेंसर फ्लो के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज होगी, आपने टेंसर फ्लो यूज करेंगे सबसे पहले, हमने लाइब्रेरी चूज कर ली। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आपने डेटा सेट यूज करना है। अभी हम आज हम कलरफुल डेटा सेट यूज कर रहे हैं, और हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट डेटा सेट भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा सेट कर सकते हैं। ये हो गए दो हमारे पास पार्ट। दो चीजें होगी, आपने सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, उसके बाद आपने डेटा सेट चूज कर दिया कि कौन सा डेटा सेट, आइदर ये आरजीबी के ऊपर आपने अप्लाई करना है या फिर आपने ग्रे स्केल में अप्लाई करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ करना होता है प्री प्रोसेसिंग। जो भी हमारे पास डेटा है उसको प्री प्रोसेस करके हमने उसको नॉर्मलाइज करना होता है, ठीक है। अगर उसमें कोई हमारे पास डेटा इस तरह से उसमें हम लोग फंक्शन भी अप्लाई करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग एजेस ऑफ द इमेज डिटेक्ट करते हैं। अब एजेस ऑफ इमेज क्या होता है? एजेस होते हैं कि सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इमेज डिटेक्शन, कि हम लोग एजेस किस तरह से इसको Okay. बता दो। ठीक है, दो तरह के एजेस होते हैं जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं। एक होता है वर्टिकल एजेस और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल एजेस। एजेस क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, हमें इमेज का पता चलता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये देखिए कि एक स्ट्रीट है और इसका हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास इस एक स्ट्रीट का, और इसको हमने डिटेक्ट करने के लिए ये वर्टिकल एजेस बने हैं। ओके, जो भी वर्टिकली हम डिटेक्ट कर सकते हैं एजेस। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल एजेस है वो इस तरह से हैं। ओके, जो भी हम हॉरिजॉन्टली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये एजेस होते हैं। तो हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं और पहले हम लोग एजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए अपनी इमेज का। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग अपने मॉडल को बिल्ड करते हैं। मॉडल बिल्डिंग, अब मॉडल के हमारे पास जो हमारा ये स्पेसिफिक अब हमारा मेन पार्ट आता है, जो कि है हमारा सीएनएन मॉडल। अब सीएनएन मॉडल के हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अच्छा, अब लेयर्स में क्या होता है, यहाँ तक जो हमारे पास ये लेयर है, इसका मतलब होता है कि हम इमेज को जो है डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स को डिटेक्ट करेंगे, हर पार्ट को जैसे कि अभी हमने एक गोवाला के केस में किया है, या न्यूमेरिक फॉर्म में क्या करते हैं कि हर पार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी कर्व्ड पार्ट है, एक कर्व्ड पार्ट की डिटेक्शन करेंगे और इसकी एंडिंग की डिटेक्शन करेंगे। ये सारी डिटेक्शन, हर हर पार्ट को हम लोग जितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इमेज क्लासिफिकेशन और इमेज हम लोग इमेज डिटेक्शन बेसिकली, तो ये पार्ट सारा होता है इमेज डिटेक्शन का। इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं? अब सबसे पहले हम इसमें कॉन्वोल्यूशन फंक्शन करते हैं। कॉन्वोल्यूशन अपने आपको बताऊंगी कि ये हर फंक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। लेट्स फर्स्ट गो फॉर द ओवरऑल स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको ईच वन एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये इमेज डिटेक्शन होगी, और यहाँ जो है, यहाँ हम लोग सारे पार्ट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी हमने सेगमेंटेशन या जो भी हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उसको हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं कि इट्स अ फंक्शन ऑफ फुली कनेक्टेड फंक्शन, इसको हम कहते हैं, जिसमें सारे के सारे हम लोग, ये देखिए फुली कनेक्टेड डेंस लेयर्स, इसमें सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उसको कंबाइन करके हम एक फाइनल आउटपुट देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट इमेज है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें डिफरेंट, अब इसकी लेयर्स बनाते हैं हम। ये हमारी पूरी की पूरी एक लेयर है, ठीक है। जितनी कॉम्प्लेक्स इमेज होती है उतनी ज्यादा आप लेयर्स ऐड कर सकते हो। ओके, जब आपको ये आपको नो हाउ हो जाती है कि कौन क्या फंक्शन क्या है, तो आप इजीली उसको नेक्स्ट लेयर्स भी ऐड कर सकते हो। तो एक होती है इनपुट लेयर, एक होती है आउटपुट लेयर, और ये जो दरम्यान वाली सारी लेयर्स होती है इनको कहते हैं हम हिडन लेयर्स। ओके, तो इन हिडन लेयर्स में आप एडअप भी कर सकते हो। ओके, आप एक लेयर यूज कर सकते हो, दो लेयर्स यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज कि कितनी कॉम्प्लेक्स
इमेज है और आपने क्या क्या अप्लाई करना है। अब सबसे पहले है कॉन्वोल्यूशनल लेयर एंड रिलो लेयर। अब कॉन्वोल्यूशनल लेयर जो होती है वो हमारे पास यूज होती है ताकि हम लोग एक सबसे पहले डिटेक्ट कर लें कि हमने फिल्टर कौन सा लगाना है, कि आगे आरजीबी फिल्टर हम लगाएंगे या फिर जो है हम लोग इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाएंगे, और उस फिल्टर के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म्स तैयार करें। तो इसका बस यही मकसद है। ओके, सो कन्वोल्यूशनल फंक्शन का मकसद ये होता है कि हमने वर्टिकल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो वर्टिकल मैं आपसे कह रही थी एजेस, उसको फाइंड आउट करने का इसका लाइक टास्क होता है। जो हम कोई भी हमने फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट इवन स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं और एजेस हमारे ब्लैक एंड व्हाइट में फाइंड आउट करने हैं, तो हम फिल्टर लगाएंगे। ओके, एंड फिल्टर में क्या होता है कि हमारे पास जीरो जीरो ब्लैक है, ठीक है। जीरो इन इन प्रोग्रामिंग हम स्पेसिफिक आरजीबी में जो है कोड देते हैं। ये हमारे पास जीरो 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 है। ये वाला अंधेरा में आरजीबी की वैल्यू जब जीरो 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 होती है नहीं या नहीं यहाँ पे इट्स तो कॉल्ड मत एज करते ब्लैक, ठीक है मैं अंदर और चले अगर जाऊँ हमारी नहीं नहीं टू अब फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव एंड टू फिफ्टी फाइव मीन्स बैठ कि ये वाइट है। तो इन हाँ सब के दरमियान मैं मामला आपका माइक ऑन बैठ के ना है। ओके, बैठ के सो लाइट आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं? ओके, तो इनके दरमियान कोई भी वैल्यू आ सकती है हमारे एजेस में। तो इस तरह का ये पूरा ये होता है फिल्टर। ये हमने एक फिल्टर लगा दिया, ठीक है, कि इसके दरमियान और इसकी ग्रिड बना दी कि हमारे पास ये 3 बाय 3 ग्रिड होगी। जिसमें 3 बाय 3 ग्रिड का क्या मतलब है कि हर जो हमारे पास कॉलम है उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, और जो और उसको अगर हम लोग सारों को 0 या 255 के दरमियान उसकी रेंज होगी, और हमने डिटेक्ट करना है कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है उस 0 और 255 के दरमियान। तो इस तरह से ये यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो हर कॉलम और हर रो में 3 3 एलिमेंट्स होंगे, इसे कहते हैं 3 बाय 3 ग्रिड। ओके, तो इस तरह से हम लोग उसके ऊपर फिल्टर लगा के एंड देन हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि हर पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है 0 से लेके 255 तक। तो उस तरह से हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि एजेस क्या है। तो ये हाँ, हम लोग सिर्फ वर्टिकल एजेस कन्वोल्यूशनल फंक्शन से फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद है रीलू फंक्शन, रिलू लेयर। रिलो फंक्शन जो होता है ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा, और ये आउटपुट को डिटेक्ट करता है और आउट जीरो वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज को डिटेक्ट करता है। तो ये हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर जो होती है वो बेसिकली हमारे पास जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होती है, जो इमेज साइजेस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो जो लार्ज वैल्यूज होती है ना उसको स्मॉल रीजन में ऑक्यूपाई कर स्मॉल रीजन के अंदर रखने के लिए या कंडेंस करने के लिए हम लोग ये रीडू फंक्शन या सॉरी ये पूलिंग लेयर हम यूज करते हैं, और इसमें ये पूलिंग फंक्शन यूज होता है। ये हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट अगेन हमने वही सेम प्रोसेस किया, और जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज है तो हम उतनी ज्यादा ये लेयर्स अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। और देन हम लोग उस उन सारे पार्ट्स को, बिकॉज हमारे पास अब जो हमारे सारे पार्ट्स हैं उसको हमने फॉर एग्जाम्पल आई डिटेक्टर था तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई डिटेक्टर था तो हमने उसको डिफरेंटली ओके, सो आई डिटेक्टर था तो उसके लिए हमने आई डिटेक्टर्स का फिल्टर यूज किया और उसकी लेयर्स में वो यूज किया। तो एट द एंड हमने क्या करना है कि उसको सबको कनेक्ट करना है, और वो हमारे पास होगा फुली को जो हमारे पास कनेक्टेड फंक्शन है उससे। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। हिडन इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर में हमारे पास कन्वोल्यूटेड और रीलो फंक्शन होता है, और एक मैक्स पूलिंग फंक्शन होता है। आप और भी फंक्शन ऐड कर सकते हो। इट विल डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इमेज। ओके, और कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमारे पास है यस ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। अगर आपकी इमेजेस बहुत ज्यादा हैं तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, जिसमें ग्रेडियंट डेसिंग फंक्शन होता है, और इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ आप देखो कि यहाँ हमारे पास आई डिटेक्टर्स हैं। अब आईज जो होती हैं वो कहीं जो भी इमेज है
उसमें कहीं भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकती हैं। अब ये देखिए, यहाँ जो यहाँ इस इमेज में जो आईज है वो इस जगह प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो सेकंड इमेज है उसमें डिफरेंट पोजीशन है इमेजेस की, तो हम क्या करेंगे, हमने ये ऑप्टिमाइज करना है कि चाहे लोकेशन वेरिएंस आ रहा है पर इमेज जो है वो सेम, जो आइज है वो सेम जगह, जहाँ भी उस इमेज में प्रेजेंट है उसी जगह डिटेक्ट होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल थर्ड इमेज देखिए, इसमें 5 आइज हैं, तो 5 हमारे पास जो सारे वैल्यूज होंगी वो जीरोज होंगी, और बाकी जो है वो वहाँ यहाँ हमारे पास बोल्ड होके 1 आ रहा है। इस तरह से हम लोग डिटेक्ट करें, और ये आई डिटेक्टर हमने पूरा फिल्टर बना लिया, इसलिए हमने इंडिविजुअली हर चीज को डिटेक्ट किया है, ताकि हम इस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकें कि अगर किसी डिफरेंट लोकेशन में हमारे पास कोई पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इजीली उसको डिटेक्ट कर पाए। अब इसमें देखें, अब ये हमारे पास एक फुल इमेज है, इसमें हमने हर तरह का फिल्टर लगाया, आई का फिल्टर अलग है, नोज का फिल्टर अलग है। सर आप अपना नेम चेंज कर लें, रियलमी नोट, ओके। सो यस, ये ईयर्स का अलग फिल्टर है, हैंड्स का अलग फिल्टर है, लेग, इन सबको कंबाइन करके हमने एक जो है अपनी एक हेड का टोटल फिल्टर हमने बना लिया बॉडी। एंड देन हम इसको, हम ये लेयर्स हमने ऐड किए हैं L1 L2, एंड देन हमने लेयर्स को फ्लैटन अप किया और उसको सारों को खुद ही कन्वोल्यूटेड फंक्शन लगा के एक पूरी इंडिविजुअल इमेज बना के हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये ओवरऑल स्ट्रक्चर वर्क करता है। अभी हम इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और बाय कोडिंग हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट वो हम देखेंगे। सर मुनीर, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी। अ, और अच्छा मैम, ये जो आई नोज ईयर्स हैंड्स के फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस कैसे डेवलप हुए हैं? फॉर एग्जांपल, कैसे पता चला उससे कि ये आई यहाँ यहाँ पे है, नोज यहाँ यहाँ पे है? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या किया है कि हमने इंडिविजुअल जो है वो एक इमेज का जो पार्ट है उसमें हमने कुछ फिल्टर अप्लाई, तो आरजीबी फिल्टर अप्लाई किया है ना। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये इमेज थी यहाँ पे, ओके। सो हमारे पास यहाँ जो इमेज है दिस वन, स्पिट। अच्छा, इस इमेज में क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ आईज एग्जिस्ट करती हैं, तो उस इमेज में क्या हुआ कि आरजीबी की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी उसके बैकग्राउंड से, ओके। तो हमने क्या किया, पहले जो है वो 3 फिल्टर्स इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। आर, रेड का फिल्टर, ओके, ग्रीन का फिल्टर एंड ब्लू का फिल्टर। और उसमें हम लोग अब ग्रेड एक बनाते हैं, ग्रेड होती है मैक्स पूलिंग की, ओके। मैक्स पूलिंग ग्रेड होती है, और उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने इसका फाइनल, आफ्टर अप्लाइंग दीज फिल्टर्स, हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है, एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, और हम एक अपनी फाइनल ग्रेड बनाते हैं उसके इसके थ्रू। तो फाइनल ग्रेड में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो फाइनल ग्रेड में जो बाकी वैल्यूज होंगी वो सेम आ रही होंगी तकरीबन, लेकिन कुछ वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास, जैसे कि अब यहाँ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आई की जो वैल्यू है, 0 से हम लोग 255 करें, और हमारे पास जो है वो ये 3D ग्रेड है, ठीक है। 3D है क्योंकि हमारे पास तीन जो है वो आरजीबी वैल्यूज है। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास आ रही है 22 वैल्यू, हम कंसिडर कर रहे हैं कि 0 से 225 तक ये वैल्यू आ रही है। तो और यहाँ भी 22 आ रही है, सेम वैल्यूज आ रही है, और बाकी जगह जो है वो तकरीबन कांस्टेंट है, जैसे कि अगर 11 है फॉर एग्जाम्पल यहाँ, और यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। इवन अगर यहाँ लेस डिटेक्ट हो रही है, 21 है, 22 और 21, इस तरह से जो जो मैथमेटिकल रिलेशन बन रहा है ना, उसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ हमारे पास ये स्पेसिफिक फॉर्म। अब हमने हमें नहीं पता कि वो हाँ आइज है या जो भी है, ये मैथ जो कंप्यूटर है उसको नहीं पता। अब ये सिर्फ ये वाला जो रिलेशन, ये जो हमारे पास रिलेशन है ना, ये अगर कहीं और डिटेक्ट हो रहा है, ये मैट्रिक्स कहीं और आ रहा है किसी और इमेज में, तो वो कहेगा यस ये सेम इमेज है। और अगर इसका इस फिल्टर का हम जो हमारे पास ये लेबल है, इसका लेबल हमने दे दिया ये आई है, तो इसका लेबल आई बन जाएगा। उसको सिर्फ पता है कि इसका लेबल आई है, और इसके अंदर जो इंटरनल मैट्रिक्स है ना, उसका जो रिलेशन है आपस में वैल्यूज का वो सेम आ रहा है किसी और इमेज में। तो उस रिलेशन के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि ये भी आई है, वही सेम चीज है। आपको समझ आई? यू कैन आस्क काउंटर क्वेश्चंस। मैम, आई के तो डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं सेम कॉलर्स में, तो वो फिर कैसे? वो तो डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी, हल्का से भी चेंज होगा तो वो मैच नहीं करेगा। ओके, तो हमने सिर्फ यहाँ
जो है वो आई डिटेक्ट करनी है। लेकिन ये पूरा मैट्रिक्स मैच करेगा तो फिर वो कहेगा ना कि हाँ ठीक है ये आई है, लेकिन वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो काफी कम नहीं है कि बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बने। बिल्कुल सेम का नहीं है, लेकिन अगर सिमिलर भी हुआ तो हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमारे पास है, देखिए हमने यहाँ तो हमारे पास, लेट मी जस्ट गो फॉर दिस इलस्ट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एप्पल है, तो इसमें हमने ये जो हमारे पास इसमें रेड की वैल्यू ये है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पिक्सल है, पिक्सल्स को हम लोग करेंगे ना, पिक्सल्स रेड की वैल्यू ऑन द फर्स्ट पिक्सल ये है, एंड देन ब्लू एंड हमारे पास ग्रीन की वैल्यूज है। इस तरह से ये सारी हमने वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद हम लोग एक फंक्शन अप्लाई करते हैं। अब ये होता है स्ट्राइड, ठीक है। स्ट्राइड वन का मतलब है कि हम एक पिक्सल्स के बाद एक पिक्सल को देखेंगे, ठीक है। और हम ये एक फंक्शन होता है, ये एक फिल्टर होता है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके अब देखिए यहाँ तो सिर्फ है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास बन रहा है। जो हमारी आईज थी उसमें हमारे पास हमने ये कंसिडर किया कि ये दोनों सेम है। अब जो एप्पल है, एप्पल में तो हमने ये कंसिडर करना है कि हमारे पास जो एप्पल जहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, वही स्पेसिफिकली हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा लाइक डिफरेंट होंगे, ओके, अदर देन द बैकग्राउंड। इस तरह से हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। जो एप्पल की वैल्यू आ रही है ना, सिर्फ एप्पल जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, right? There could be the yellow apple, there could be multiple different, लेकिन अगर उसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है बाय द एप्पल एंड ऑल, क्योंकि हमने एजेस भी तो डिटेक्ट करने हैं ना पहले। पहले तो हमारा एजेस है, ठीक है। पहले इसीलिए तो हम एजेस भी डिटेक्ट करें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस पहले डिटेक्ट करें, ठीक है। इसी तरह से आईज के पहले एजेस डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एजेस डिटेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर उसकी उसके अंदर कलर्स क्या आ रहे हैं, इट्स इट्स द, ये तो बात की डिबेट है। लेकिन पहले एजेस डिटेक्ट हो गए, एजेस से क्या हुआ कि एजेस से भी हम लोग काफी हद तक डिटेक्ट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट इमेजेस में। और उसके बाद फिर हम कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको समझ आई? एजेस भी इसलिए हम वर्क करें विद एजेस, हॉरिजॉन्टल एंड। एजिस बेसिकली ये है कि एक 3 by 3 की ग्रिड है 0 0 0, पर जहां जहां पे एजिस है वहां वहां पे हम वैल्यूज डाल देंगे उसकी। यस, तो और वो हमारे पास पिक्सल, यस। तो अगर एक बड़ा सेब है तो उसके एजिस बड़े हैं, और छोटा सेब है उसके एजिस डिफरेंट जगहों पे हैं, तो फिर एजिस मैच करने से क्या हुआ? देखिए ना, हमारे पास एजिस का क्या है कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर तो आ गया ना उसका। या फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ एक हमारी बन रही है, ये पूरी की पूरी हमारे पास हमारी हमारा मैट्रिक्स है। अब ये फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स है। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास ये मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह की ग्रेड जितनी आपका इमेज होगा उस तरह से ये जो है ना, पिक्सल्स बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग कंसिडर करें 5, ओके, और इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस, let me go for this, okay। तो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ कुछ, इसमें ये पूरा पिक्सल आ जाएगा, ओके। तो इस इनकी सिर्फ वैल्यूज जो है वो काफी डिफरेंट है, और बाकी जो वैल्यूज है वो हमारे पास डिफरेंट। तो इस जो ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर ये सेम, नो मैटर कि अगर हमारे पास स्मॉल एप्पल है या साइज उसका डिफरेंट है, तो हमारे पास अगर ये सेम स्ट्रक्चर है और हमारे पास सेम उसका इंटरनल जो है वो इंटरनल कलर्स का भी वही सेम पैटर्न है, तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ओके ओके, फाइन। ओके, सो यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ ऑल्सो वी डिटेक्ट दीज थिंग्स कि हमारे पास जो है स्ट्राइड वन से हम फीचर्स की डिटेक्शन करते हैं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट ये भी था कि इसीलिए तो हमने एप्पल का ना, मैंने आपको बताया कि पहले क्या होगा कि वर्टिकल और वो डिटेक्शन होगी ना, कि वर्टिकल और वो एजेस क्या है। इसलिए हमने क्या किया है कि इसको उसमें भी हमने कन्वर्ट किया है, कि हर पार्ट को कन्वर्ट किया है।
कि हम लोग इसको इमेजेस के हर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, कि कहाँ से हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स को कन्वर्ट करके फिर हम इसको कि ये वाला पार्ट ये स्पेसिफिक न्यूरॉन्स का जो है वो डिटेक्ट करें, ये पार्ट डिफरेंट, इसलिए हमने किया है इसको डिफरेंट पार्ट पे, क्योंकि कहीं और भी आ जाए ना इमेज किसी और पोजीशन पे, ताकि वो इजीली फिर मैचअप होके कनेक्ट हो जाए। अब देखें, चाहे कोई और एप्पल है, उसके ये पार्ट तो सेम ही होंगे ना, जब हम लोग उस पे ये सेगमेंटेशन कर रहे हैं या इमेज को हम लोग कन्वर्ट करें सर्मनी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको पार्ट्स में भी हमने इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि ये चीज ऑप्टिमाइज हो जाए। उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हमने की ग्रेड बना ली है, और फिर एट द एंड हमने क्या किया, उसको हमने मैचअप कर दिया, और फिर हम उससे अपनी कोई भी किसी भी शेप या किसी भी हमारे पास साइज का एप्पल है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आइदर अगर एप्पल जो है फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि वो हमारे पास ट्विस्टेड है या जो भी है, तो जो हमारे पास जब हमने पार्ट्स में कर लिया ना, तो वो ऑप्टिमाइज हो जाती है वो चीज। आपको समझ है ये बात? इसलिए हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में पहले डिवाइड किया है। और इंटरनली हमारा ब्रेन भी इसी तरह वर्क करता है कि जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो जो स्पेसिफिक पार्ट होता है किसी भी चीज का, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक यू आर वाचिंग anything on like a lamp, even you can take in consideration। तो लैंप के जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उसको स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल उसका हेड है, तो हेड उसका स्पेसिफिक आपके ब्रेन में स्पेसिफिक न्यूरॉन्स है उसको डिटेक्ट करने, उसकी जो हमारे पास बॉटम है उसको स्पेसिफिक न्यूरॉन्स करते हैं, और एट द एंड वो सारे मिलकर एक स्पेसिफिक आउटपुट बनाते हैं, और वो हमें देन हम उसको एज अ आउटपुट यूज करते हैं। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ स्ट्राइड्स होते हैं। स्ट्राइड्स क्या होता है कि आपने आइट्रेशन जो आपने इसके अंदर करनी है वो एक पिक्सल के बाद करनी है, या लाइक स्ट्राइड वन का मतलब होता है एक पिक्सल के बाद आपने इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई करना है। और स्ट्राइड टू इस तरह से ये होता है कि हमारे पास 2 पिक्सल्स के बाद हम इसमें जो अप्लाई कर रहे होते हैं जो हमारे पास हमारी फॉर्मूला है। इस तरह से ये स्ट्राइड्स यूज होते हैं। देन मैक्स पूलिंग फंक्शन है। तो मैक्स पूलिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें मैक्स पूलिंग में हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी इसको ऑप्टिमाइज कर सकें, और हम लोग अपनी इमेज का साइज रिड्यूस करके और उसको हम लोग स्मॉल वैल्यू पे ले आए। ओके, तो ये हमारे पास सारा हो गया। हमारे पास फिल्टर्स किस तरह से आप इसको और भी गो थ्रू कर सकते हो। ये फिल्टर्स अप्लाई होते हैं। अच्छा, फिल्टर्स कैसे अप्लाई होते हैं कि हमने जब देखना है ना कोई इमेज को, तो ये फॉर एग्जांपल एक इमेज है, तो उस पे एक फिल्टर फिल्टर क्या होता है, फिल्टर जैसे कि आप स्नैपचैट पे यूज करते हो, आपके फिल्टर्स लगते हैं एंड द इमेज गॉट लाइक चेंज बाय द फिल्टर्स। तो इसी तरह से यहाँ पे फिल्टर्स हम अप्लाई करते हैं। फिल्टर्स अप्लाई होगा, ठीक है, और उसके फिल्टर के थ्रू हम उस इमेज को देख रहे हैं। 3 फिल्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, रेड ग्रीन, ये रेड का फिल्टर है, ग्रीन का फिल्टर है, ब्लू। और उसके थ्रू हम जब इमेज को देख रहे हैं, देन हम उसका एक मैट्रिक्स बना, इसके मैट्रिक्स पर के पिक्सल पर एक वैल्यू बनाकर और फिर हम उसको कैलकुलेट करके अपने फाइनल मैट्रिक्स के अंदर रख रहे हैं। और वो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट इमेज के लिए है। और इसी तरह से सारे पार्ट्स के लिए करेंगे, और फिर एट द एंड हम उसको कंबाइन करके शो करेंगे। अच्छा, ये सब हो गया। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक इट्स, अच्छा यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ये तो हमने एक इमेज का किया ना, ये हमारे पास डिजिट है, हैंड रिटन डिजिट। इसको किस तरह से, इसका भी सेम है, इसके अंदर कंपोनेंट्स हमने इसके डिवाइड कर लिए। ये एक कर्वी पार्ट होगा, एक जो कर्वी पार्ट्स है उसको डिफरेंट हमने डिफाइन कर दिया। देन हमारे पास जो उसकी हमारे पास जो इसका बॉडी है वो किस तरह से होगी, और इस तरह से हमने सारों को लूपी सर्कल पैटर्न बना दिया। कुछ को कंबाइन करके हमने एक लूप बना दिया कि ये लूपी पैटर्न होगा। एक वर्टिकल लाइन बना दी, एक डायगोनल लाइन बना दी। इंटरनली इस तरह से होता है। ये सारा कुछ काम कहाँ हो रहा है, ये लेयर्स में हो रहा है, ठीक है। लेयर्स में हम फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं और कर रहे हैं ये काम। और उसके बाद एट द एंड हमने कन्वोलेटेड फुली कन्वोलेटेड फंक्शन लगाया, और सारी जो हमारे पास हमने डिटेक्ट किया उसको कर लिया। क्योंकि अब 9 जो है हमने हैंड रिटन में तो काफी डिफरेंट वेज में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल 9 इस तरह से हमने राइट कर दिया, उसकी हमारे पास बॉटम है ही नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास इसी तरह का सेम पैटर्न हमारे पास मिल गया हमें। तो हम उसको फिर इस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसीलिए हमने ये कंपोनेंट्स रखे हैं ताकि
हमारे लिए इस तरह की हैंड रिटन, क्योंकि आप डिफरेंट वेज में लिखते हो, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि ये चीज ऑप्टिमाइज हो सके और इसका इशू ना आए। अच्छा, ये टेंसर फ्लो का एक प्लेग्राउंड है, यहाँ आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें ये खुद से दिया गया है कि हम ईच पार्ट में अगर हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम न्यूरॉन्स को ऐड कर दें, और हिडन लेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं, और अपने फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन है जिसमें सिग्मोइड फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। सिग्मोइड फंक्शन क्यों यूज होता है, ताकि हम बाइनरी फॉर्म में अपनी रिजल्ट्स दे सकें। बाइनरी फॉर्म मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स है, 0 और 1 में हम लोग अपनी रिजल्ट्स दें। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं। आज हमारे पास जो है, हम यहाँ एक सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट, ओके, लाइब्रेरीज को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेट को लोड करेंगे। आज जो डेटा सेट यूज करें वो डिफरेंट एनिमल्स हैं, सॉरी डिफरेंट एनिमल्स हैं, और डिफरेंट हमारे पास लाइक व्हीकल्स भी हैं, और मल्टीपल हमारे पास यहाँ चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हमने मॉडल बिल्ड करेंगे अपना CNN मॉडल, और उसके बाद कंपाइल करेंगे मॉडल को और ट्रेन करेंगे, एंड देन एट द एंड हम प्रिडिक्शंस करेंगे। उसको लोड कर लेंगे। करें यहाँ, ये फ्लैटनिंग की भी लेयर होती है। तो फ्लैटनिंग का क्या मतलब है कि जो 2D मैट्रिक्सेस हैं उसको 1D, जो 2 डायमेंशन हैं उसको 1D में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग, क्योंकि अब देखिए सबसे पहले एक इमेज है, ठीक है, उस इमेज को हमने उस फॉर्म में लेके आना है जिसपे हम मैनिपुलेशन या कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। और जब कैलकुलेशंस कर लेंगे तो दोबारा से हम उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 2D फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी फ्लैटनिंग। सबसे पहले फ्लैटनिंग करेंगे ताकि हमारे पास जो हमारी मैनिपुलेटिव वे में या मैनिपुलेटिव कंडीशंस पर हमारी जो है जो डेटा है वो आ जाए। उसके बाद हमारे पास है कि सबसे जो हमारे पास यहाँ पहले पार्ट है उसमें हम लोग जो उसकी शेप्स हैं और शेप को डिटेक्ट कर सकते हैं। शेप्स में हमारा बेसिक टास्क क्या है, 3 चीजें हमारा टास्क है। एजेस को डिटेक्ट करना, शेप्स को डिटेक्ट करना, और ऑल्सो हमने इसमें लेबल्स को डिटेक्ट करना है। तो ये हम लोग डिटेक्ट करेंगे। अब हमारे पास, हमने इसकी शेप बता दी है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसकी शेप वैल्यूज हैं वो हम शेप्स में, जब हमारे पास नेक्स्ट ऐसी कोई शेप आती है तो उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पहले इसको डिफाइन करें। अभी तक हमने कोई प्रोसेस नहीं किया, सारा प्रोसेस जो है ना वो मॉडल में होगा, ठीक है। जब हम मॉडल तैयार कर लेंगे, जब उस मॉडल को अप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास प्रोसेस हो सकता है, और तभी डिटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ हम लोग अपना डेटा को तैयार करें, और इसको अब हम डेटा को नॉर्मलाइज भी करेंगे, ओके। और इसको पहले तो हमने, हाँ, इसको शो करवा के बता दिया जो भी हमने लेना था डेटा फ्रॉम दिस, ये हमने डेटा सेट यूज किया सिफर 10, और इसमें से जो भी हमने इंफॉर्मेशन या जो भी लेबल्स लेने थे वो हमने यहाँ से इधर डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसको हमने शो कर दिया मैटप्लॉटलिब में ताकि हम डेटा विजुअलाइज कर सके। और 25 इमेजेस फॉर आई ने 25, इट मीन्स कि हमने सिर्फ 25 इमेजेस ली है, ठीक है। और हर इमेज का क्या लिया है, हमने उसको हर इमेज को फिक्स कर दिया उसके स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। ये हमने पोजीशनिंग कर दी इमेज की कि कहाँ हमने अपने आउटपुट में इसको शो करना है, और ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको शो किया, एंड देन हमने अपना फोन साइज ऑल्सो, ये तो आपका फोन साइज है जो क्लासेस के नेम्स है उसका फोन साइज यहाँ हमने कर दिया। और हमें कोई एक्सेस नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ कोई ग्राफ नहीं बना रहे, बस हम इमेज को शो कर रहे हैं। उसके बाद टाइटल दे दिया, ये टाइटल है 10 सैंपल्स का, और फॉन्ट साइज हमने दे दिया कि क्या होना चाहिए। अच्छा, अब लेआउट हमने डिफाइन कर दिया कि क्या लेआउट होना चाहिए। टाइट लेआउट का मतलब है कि 7 7 इमेजेस हैं इसलिए टाइट लेआउट, और बस हमने उसको शो कर दिया। ये हो गया, ये तो बस सिंपल था कि हम इसको शो करें अपने डेटा सेट की इमेजेस को, ओके। ये हमें सिंपल ऑन लाइक, ये वाई दे आर ब्लर लाइक दिस, ताकि हम लोग इसको पढ़ सकें कि पिक्सेल्स किस तरह से डिटेक्ट हो रहे हैं ऑन द लोअर लेवल, ठीक है। अब आप देखो यहाँ इस तरह से
बेसिकली इस तरह से डिटेक्ट होता है। तो आप इसके अंदर और लेयर्स ऐड करते जाते हो तो और भी ज्यादा डिटेक्शन जो है वो और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये लोअर लेवल पे अगर हमने कुछ थोड़ी सी हिडन लेयर्स ऐड की हैं तो ये इस तरह से डिटेक्ट करेगा, और ज्यादा हिडन लेयर्स ऐड करेंगे तो और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज होता जाएगा और ज्यादा डिटेक्शन हो पाएगी इन अ गुड वे। सो नेक्स्ट हमारे पास है, अब नॉर्मलाइजेशन करनी है डेटा की। अच्छा, अब वैल्यूज जो है हमारे पास जो है 0 से 255 की फॉर्म में है। अब हम इसको जो वैल्यूज है उसको हम लोग लाइक जो बाइनरी फॉर्म है उसमें भी कन्वर्ट करेंगे, और उसको हम लोग डिवाइड करें। 255 वैल्यू होती है वाइट की, ठीक है, और ये टोटल वैल्यू है। इस इससे हमने डिवाइड कर दिया जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। लाइक हम ये नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फ्लोट में वैल्यूज आ रही हैं और डिफरेंट वैल्यूज हैं, जब हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास पिक्सेल्स में वैल्यूज हैं उसको डिवाइड कर देंगे 255 से। अच्छा सर, आप सर कोई क्वेश्चन, अगर अगर कमेंट्स में कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर दीजिएगा। नो, अच्छा, नो मैम, कोई भी नहीं है। ओके। ओके, सो ये हमारे पास ये सारी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक आपने जब भी नॉर्मलाइजेशन करनी है ना, और अगर वो आरजीबी है मतलब कि कलरफुल इमेजेस है, तो आपने इस तरह से करनी है, उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो वैल्यू है। अब टोटल नंबर ऑफ कलर्स की रेंज ये है ना, 0 से लेकर 255 तक कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हमने इसको प्रिंट आउट कर दिया कि क्या हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के बाद एक्स डेटा क्या हो सकता है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन से पहले जो एक्स डेटा था वो हमारे पास एक्स ट्रेन का डेटा था, वो ये था। जो ये हमारे पास डेटा है, ट्रेनिंग डेटा। ओके, जो ट्रेनिंग डेटा था नॉर्मलाइजेशन से पहले वो हमारे पास इस तरह से था कि ये आप देखिए 50, 32 एंड अभी तक हमने, क्योंकि उसमें मॉडलिंग नहीं स्टार्ट की तो अभी तक हमारे पास ये डेटा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब हम इसमें मॉडल अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा पूरा डेटा है ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है, हम मॉडल बनाना है, ये हमारे पास मेन पार्ट है। अब जो सीएनएन मॉडल है उसमें हम सीक्वेंशियल मॉडल यूज करते हैं। सीक्वेंशियल का क्या मतलब होता है? सीक्वेंशियल का ये मतलब होता है, एक पार्ट खत्म होता है, एक लेयर का काम खत्म होगा तो दूसरा लेयर का काम तभी स्टार्ट होगा। सीक्वेंशियल मॉडल्स का ये मतलब होता है कि एक अगर लेयर खत्म जब तक नहीं करती अपना काम तब तक नेक्स्ट लेयर नहीं स्टार्ट करेगी। तो इसलिए हम यहाँ सीएनएन सीक्वेंशियल सीएनएन मॉडल यूज करते हैं। और उसमें अब क्या है, सबसे पहले तो होगी इनपुट लेयर, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये एक इनपुट लेयर होगी। इनपुट आपने डिफाइन कर दी कि ये एक इनपुट है, और इसमें हमने शेप डिफाइन कर दी कि ये शेप है। ये शेप सबसे पहले हम इसको दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये हमारे पास नॉर्मल, हम अभी जस्ट जस्ट बिल्ड कर रहे हैं मॉडल। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने एक कॉन्वोलेटेड फंक्शन बनाया है, ये कॉन्वोलेटेड फंक्शन है। इसमें कॉन्वोलेटेड फंक्शन में हमने सबसे पहले जो है वो हमारी 2D जो है वो हमारा मैट्रिक्स है, ये 2D इमेज है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक्टिवेशन हमने फंक्शन लगाया जिसमें हमने रीलू फंक्शन लगाया। रीलू फंक्शन मैंने आपको बताया था कि हमने क्यों लगाया है, ताकि हम लोग अपनी जो वैल्यूज हैं उसको जो आउटपुट है उसको जीरो, और नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको जीरो कर दें, ठीक है। और जो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ हमने वो रखनी है, इसलिए हमने यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है। अच्छा, उसके बाद पैडिंग जो है वो हमारे पास सेम ही है, यहाँ हम पैडिंग इसलिए लगा रहे हैं, ये स्पेशल स्पेस है, ठीक है। और जो स्पेशल साइज जो हमारे पास है किसी भी इमेज का, वो इसलिए हम लोग यहाँ पैडिंग यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ मैक्स पूलिंग फंक्शन हमने लगाया, ठीक है। और मैक्स पूलिंग मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जो साइजेस हैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकें, ठीक है। और जो अगर बिग साइज की इमेज है तो उसको स्मॉल साइज की हम लोग बनाकर और देन उसको हम लोग अप्लाई करें। अच्छा, अब यही लेयर्स जो हैं, यही लेयर हम दोबारा रिपीट करते रहे हैं, यहाँ भी हमने यही लेयर रिपीट किया, लेकिन इसमें हमने इसमें कम फिल्टर यूज किए हैं, 32 फिल्टर। 32 फिल्टर का क्या मतलब है कि 32 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 64 फिल्टर, 64 फिल्टर के पार्ट में डिवाइड करके 64 फिल्टर्स बनाए। देन 1/3 लेयर, इसी तरह से ये आप देखें 64 हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 32 × 2 देन 64 × 2, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर दें, उतने ज्यादा जो नेक्स्ट लेयर लगाएंगे उसमें और ज्यादा फिल्टर्स होंगे। अब 128 × 2 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिल्टर अगर हम ये 3 लेयर्स होगी ना, पहली लेयर ये है, ठीक है, ये हिडन लेयर है, ठीक है। पहली हमने यहाँ ये लेयर लगाई, ठीक है, देन हमने नेक्स्ट लेयर लगाई,
दैट इज हिडन टू लेयर, जो कि हमारे पास जिसमें हमारे पास 64 फिल्टर्स है। इस तरह से हमने 3 लेयर्स लगा दी हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे पास इतने पार्ट्स में उसने उस इमेज को डिवाइड किया, और देन उसने उसको ये सारी इंटरनल वर्किंग है हिडन लेयर्स की। अब जो सबसे पहला काम है ना, जब हम लोग इमेज को दिखाने जाते हैं, तो उसको दोबारा से हमने इसको फ्लैटन करना है। जो हमारे पास 3D इमेज है, उसको फ्लैटन करेंगे और देन हम उसको कंडेंस करेंगे। दोबारा से एक अपनी जो रियल इमेज थी उसको कंडेंस उसमें करेंगे, ताकि हम एक आउटपुट दे सकें। या जो हमारे पास आउटपुट देनी है उसको सारों को मिक्स करके सारी इमेजेस को कनेक्ट करके दोबारा से, और ताकि हम अपनी फाइनल आउटपुट दे सकें। ठीक। और ड्रॉप आउट फंक्शन लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। अब ये ड्रॉप आउट फंक्शन क्या होता है, अब ये ना सारे फंक्शन पढ़ सकते हो कि कॉन्वोल्यूटेड सीएनएन में कौन कौन से फंक्शन, टोटल 8 फंक्शन यूज होते हैं सीएनएन में। अब जो ड्रॉप आउट फंक्शन है वो क्या होता है। ड्रॉप आउट फंक्शन ये होता है कि हमने जो भी हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, जो हमारे पास हाफ, ताकि हम क्योंकि अब आप देखें, जब हमने मिक्सअप करना है सारों को, तो हमारे पास कम न्यूरॉन्स यूज होंगे एज कम्पेयर टू हमारी जो दरम्यान में इम्प्लीमेंटेशन की लेयर्स हैं। तो क्या होता है कि हम हाफ ऑफ आवर वर्क फोर्स, जो हमारी न्यूरॉन है, न्यूरॉन सिर्फ हमारी वर्क फोर्स है, हाफ ऑफ द न्यूरॉन्स को कट ऑफ कर देते हैं, ताकि हाफ न्यूरॉन्स जो है वो ना यूज हो और सिर्फ 50% न्यूरॉन्स यूज हो। जब 50% न्यूरॉन्स यूज होंगे तो हमारी जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और उसमें क्या होता है कि हम ओवरफिटिंग से बच जाते हैं। ओवरफिटिंग आप लोगों को पता होगा क्या होती है। ओवरफिटिंग ये होती है कि अगर हमारे पास, हमने लेस काम करना है, काम हमारा कम है और हम रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये होता है ओवरफिटिंग। या हमारे पास ट्रेनिंग जो डेटा है उसके लिए हमारे पास कम रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन हम ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो ये ओवरफिटिंग होता है। तो इस ओवरफिटिंग को बचने के लिए हम आधे जो न्यूरॉन्स होते हैं, या आधे से कम, यहाँ 40% लिखा हुआ है, मतलब 50 से या 40% जो है वो अपनी न्यूरॉन्स की वर्कफोर्स को कम कर देते हैं, ताकि हम लोग एफिशिएंट अपने रिजल्ट्स दे सकें। क्योंकि जब हमने मिक्सअप, अब तो हमने सिर्फ सारे पार्ट्स को मिक्सअप करना है ना, तो एज कम्पेयर टू आवर इम्प्लीमेंटेशन लेयर्स कम जो है वो न्यूरॉन्स यूज होंगे, तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। और देन हम लोग अपनी लास्ट में सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज करें। सॉफ्ट मैक्स का क्या मतलब है कि बाइनरी फॉर्म में हमने जो है वो जो हमारी सॉरी जो हमारे पास आउटपुट है ना, उसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने लास्ट में जो होती है ना प्रोबेबिलिटी देनी होती है कि क्या, लाइक अब हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, लाइक दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकती है चीज। तो प्रोबेबिलिटी हम लास्ट में फिर अपनी दे देते हैं, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ आवर रिजल्ट। तो एट द एंड ये सारा मॉडल हो गया। उसके बाद हमने कंपाइल किया अपना मॉडल को। मॉडल में हमने कंपाइलिंग और मॉडल में ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइजर फंक्शन यूज होते हैं। ऑप्टिमाइजर क्या होता है कि उसमें हमने अपने चांसेस जो होते हैं ना एरर के, वो मिनिमाइज करने होते हैं। ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिमाइजर फंक्शन। देन लॉस फंक्शन, लॉस में भी हमारे पास क्या होता है, लॉस फंक्शन में हमारी जो एरर के चांसेस हैं, और जो प्रोबेबिलिटी के हमारे पास चांसेस हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी जो है वो रॉन्ग प्रिडिक्शन दे सकती है, उसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो ये सारे हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये जो हमने टेंसर फ्लो को इम्पोर्ट किया हुआ है ना, इसलिए हम लोग ये वहां से यूज कर रहे हैं सारा मॉडल और ये सारे फंक्शन। देन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं। लास्ट में हम समरी दे देंगे ये क्या पैरामीटर्स हैं, और इस ये वाली जो लेयर है ये डिटेक्ट करी है, इसका ये पैरामीटर था। सारी लेयर्स का यहाँ लिखा हुआ है कि क्या क्या उसमें डिटेक्शन हुई है, एंड ये समरी है। एंड देन हमने मॉडल मॉडल की फिटिंग होती है। ठीक है। हमने जो हिस्ट्री है, जो भी हमारे पास, इट्स अबाउट द मॉडल फिटिंग, कि हमने कैसे फिट किया मॉडल को। एंड ओके, एंड देन हमारे पास यहाँ जो है हमने इफोश वैल्यू, इफोश वैल्यू का क्या मतलब होता है कि कितनी दफा जो है वो एक हमारे पास आइट्रेशन होगी उस स्पेसिफिक जो पिक्सल है उसके ऊपर, या इमेज का पार्ट है उस पर कितनी दफा हम आइट्रेशन करेंगे। तो एक इफोश वैल्यू का ये मतलब होता है कितनी दफा हमने जाकर उस स्पेसिफिक पर आइट्रेशन करनी है। तो ये इफोश वैल्यू हमने यहाँ डिसाइड कर ली, और बैच साइज डिसाइड कर लिया कि ईच टाइम पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करके और कितनी दफा हम लोग क्या साइज होगा हमारे पास हमारे मैट्रिक्स का। और देन विजुलाइज करा डाटा है। यहाँ एक्यूरेसी आ रही है इस मॉडल की 0.3, एंड लॉस आ रहा है 1.88। एट द एंड हम इसमें, अब हम लोग करेंगे ट्रेनिंग। तो जो मॉडल हमने बना लिया उसको ट्रेन करेंगे। ओके। और ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूरेसी एंड ट्रेनिंग द मॉडल। ओके। और ये सारा ट्रेनिंग का पार्ट है कि हमने इसको ट्रेन करना है, और लॉस फंक्शन जब हम लोग इसको शो करेंगे, देन वो किस तरह से शो होना चाहिए एंड ऑल।
एंड ओके, ये हमारे पास हमने क्या किया कि इधर हमने सारे सारा जो ट्रेनिंग, ये सारा ट्रेनिंग पार्ट है। आपने ट्रेन कर दिया मॉडल को ऑन द बिहाफ ऑफ द प्लॉट्स एंड ऑल, जस्ट रन ऑल। ओके, एंड देन एट लास्ट हमने क्या करना है, एवेलुएट करना है मॉडल को, और एट द एंड हमने उसकी डिस्प्ले कर देनी है इमेजेस को, क्या इमेजेस डिटेक्ट हुई हैं और प्रिडिक्टिव इमेजेस हमने इसमें करनी है। अब प्रिडिक्टिव में यहाँ हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ डिफाइन किया कि मॉडल प्रिडिक्शन बाय एक्स टेस्ट, और यहाँ हमने फिगर साइज मेंशन कर दिया कि मेट्रो में क्या हमारे पास साइज होना चाहिए, और जो हमने 10 इमेजेस शो करनी है इन आर आउटपुट, एंड देन हमने इसको अपनी जो प्रिडिक्शंस है उसको डिफाइन कर दिया, और देन एट द एंड हम उसको शो करेंगे। दैट्स इट। तो आपको इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कि किस तरह से वर्क कर रहा है और क्या स्टेप्स हैं। टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स होते हैं। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, देन डेटा सेट को सेलेक्ट करना और लोड करना, फिर प्री प्रोसेसिंग या नॉर्मलाइजेशन करना, फिर बिल्डिंग करना मॉडल को। मॉडल बिल्डिंग इज अ मेन पार्ट, क्योंकि उसमें आपने और भी ज्यादा हिडन लेयर्स लगानी होती हैं और कौन सा फंक्शन यूज करना है वो डिसाइड करना होता है। फिर कंपाइल करना है सारे मॉडल को और ट्रेन करके फिर एवेलुएट करके एंड एट द एंड आपने रिजल्ट दे देना, लास्ट में प्रिडिक्शन और रिजल्ट। आप लोग को समझ आई है? एनीवन कैन आई हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो माइक ओपन करके पूछ सकता है। फील फ्री टू आस्क। यस मैम, चलिए यू कैन राइट अप। मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी मैम, जी, आ रही है। मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये जो आपने ऊपर जो डेटा सेट डाउनलोड किया है वो एक दफा दिखा दें प्लीज, क्योंकि वो मैंने सही से देखा नहीं किस तरह से आपने किया। ओके, यहाँ ना हमने डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं, और ये ना केगल से लिया है, 0-10। ओके, तो इसमें ये आपने ये अपलोड कर सकते हो डेटा। दिस इज द पार्ट फॉर द डेटा सेट। कि आपने जो है वो गूगल से कहीं उसे डेटा फेच किया है, या फिर बस इसी तरह से दिया है लिंक के थ्रू, जैसे हम अपलोड करते हैं ये कोलैब के लिंक के अंदर? थ्रू है, इट्स फ्रॉम लिंक। अच्छा, आपने एक और भी चीज बताई थी अभी, जो सीएनएन के अंदर, सीएनएन के अंदर जो है वो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, जैसे ड्रॉप हम्म। आउट वगैरह। और क्योंकि मैं भी अभी कंप्यूटर विजन अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कम फंक्शन जैसे हमें डेंस लेयर तक पढ़ाया है। तो आपने जो ये ड्रॉप आउट फंक्शंस वगैरह बताए, तो ये टोटल आप बताएंगे कितने फंक्शंस हैं इसके अंदर, मतलब इनका क्या काम है? टोटल ना 8 फंक्शंस है। कन्वोल्यूशन फंक्शन, ओके, ये तो पहला फंक्शन है जो हमारे पास हम यूज कर रहे होते हैं, जो कन्वोल्यूशन 2D फंक्शन हम मॉडल में यूज किया है। ठीक है। अच्छा, और हर फंक्शन के ना आगे सब फंक्शन, लाइक सब जो कैटेगरीज भी हैं। फिर एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन में हमारे पास लॉस, सॉरी, एक्टिवेशन फंक्शन में सिग्मॉइड और रीडू फंक्शन है, जो कि नॉन लीनियरिटी को डिस्कस करता है ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। ओके, रीडू और सिग्मॉइड, सिग्मॉइड बाइनरी फॉर्म को रिकॉग्नाइज करता है कि बाइनरी, एंड देन redo function, then pooling function है। ठीक है, मेन कैटेगरीज convolution function, activation function, then pooling function, then fully convoluted function, then loss function and optimization function, and then we have uh, the dropout function। ये 8 functions जो है वो main है। Yeah, I will send it also on Slack, the content about this। I think the time is end, that's why I जी didn't मैम, say more। अच्छा, आपने अभी जो डेंस लेयर का समझाया था उसमें नन और पैरामीटर्स दिए हुए थे, कहीं किसी में पैरामीटर जीरो भी थे, तो इसका क्या मतलब होता है? ये अगर आप क्लियर कर दें। और ये कोलैब फाइल स्लैक पे शेयर हो जाएगी आज, क्योंकि वीक 4 तक है सिर्फ। जी जी, ये हो जाएगी। आप क्या कह रही हैं कि जो हमारे पास लास्ट में जो डेंस लेयर है उसमें। जी, डेंस लेयर के अंदर जो हम नन आता है हमारे पास, और वो जो पैरामीटर्स आते हैं वो किस तरह से मतलब काम कर रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर जो काफ़ी चीज़ें नीचे लिखी
जब हम लॉस फंक्शन मतलब epochs जब चलाते हैं तो उसके अंदर कम होते जाते हैं फंक्शंस वगैरह। अच्छा, डेंस फंक्शन में ना 3 या 4 किस्म के हमारे पास फंक्शन यूज होते हैं। एक होता है फ्लैटनिंग। पहले हमने करनी है फ्लैटनिंग, ठीक है। जो भी हमने पहले फ्लैटनिंग क्या इस तरह से होती है कि आप 3D स्ट्रक्चर्स को 1D स्ट्रक्चर्स में यूज करें, 3 डायमेंशनल को 1D में कन्वर्ट करें, तो वो फ्लैटनिंग होगी। उसके बाद हमने डेंस लेयर में ना एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, या लाइक इट्स ऑल्सो डाइफर इन डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट डेटा सेट यूज कर रहे हो। अच्छा, इसमें इस स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है जो कि है रीलू। इसमें क्या होता है, रीलू में हमने क्या किया है कि जो 0 से लेकर हमारे पास 255 तक जो वैल्यूज है ना, उसको हम लोग जो है वो जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो जो है फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन की, उसको हम लोग जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको 0 कर देंगे। और जो भी हमारे पास बाकी वैल्यूज हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है, जो नेगेटिव वैल्यूज है ना उनको हमने इसमें आउट करना है। ये हमारा काम है रीलू का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जो ड्रॉप आउट फंक्शन है, वो मैंने आपको बताया ये ड्रॉप आउट फंक्शन हम यूज करेंगे। उसमें उसमें क्या होगा कि हमने जो हमारी जो 50% ऑफ द न्यूरॉन्स है उसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, उसको हमने यूज नहीं करना है 40 to 50%, ताकि हम ओवर फिटिंग से बच सके। उसके बाद हमने सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज किया। सॉफ्टमैक्स में क्या हुआ कि हमने जो ओवरऑल हमारी जो सारी थी उसको हमने उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी सारी आउटपुट है उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट अगर 0.1 आ रही है या 1.3 आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग 0.65 इस तरह से वो मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम मेंशन करते हैं। ओके, आपको आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से फंक्शन और कंपोनेंट करें जी वो डिजाइन। तो क्लियर हो गया मुझे। वो जो आपने भी डेंस की समझाया था ना, नन जहाँ लिखा हुआ था और वो जो आगे चीजें थी पैरामीटर्स एक चार्ट की तरह था वो। नीचे था थोड़ा से, ये वाली इमेजेस से नीचे था। हम्म, ठीक है। ओके, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ थोड़ा। इसमें ये देखेंगे है ना, इसमें आउटपुट की हम शेप ले रहे हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं और जो भी हमारे पास सबसे पहले तो मॉडल सीक्वेंशियल है। उसके बाद जो लेयर्स हैं वो क्या क्या डिटेक्ट कर रही हैं आउटपुट की शेप्स में, और हम लोग जो है वो शेप डिटेक्ट करें, ईच लेयर जो है वो कौन कौन कैसी शेप डिटेक्ट करी है, देन क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये बस उसका ग्राफ था। जो मॉडल है, ओवरऑल जो मॉडल अभी हमने बनाया है ना, सिर्फ उसकी समरी है ये, कि क्या क्या मॉडल में क्या क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ 32 हमने यूज किया है, जो हम कह रहे थे, और यहाँ 64, यहाँ 128 जो हमारे रिसोर्सेज है ना, सिर्फ वो हम लोगों ने यहाँ मेंशन किए हैं इस ग्राफ में। अब समझ आई ये बात। सिर्फ अभी हमने यूज नहीं किया, इसकी वैल्यूज चेंज नहीं हुई, सिर्फ जो मॉडल हमने बनाया है या बिल्ड किया उसके जो समरी है वो यहाँ है। ओके। ओके, आई थिंक जो टाइम है वो हमारे पास एक्सीड कर गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप स्लैक पे लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल शेयर दीज रिसोर्सेज ऑन स्लैक। So that's all about today's session, and see you in the next session. I hope you like. Bye bye. ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।